आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और आज जो है हम क़तन न सियासत पे बात करेंगे न मईशत पे बात करेंगे। हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लिटरेचर पे करेंगे, क्रिएटिविटी पे करेंगे। एक साहब बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ लगे हैं। उनका काम पहले मैं बता देता हूँ, नाम बाद में आप खुद ही पूछ लीजिएगा। नस्र के जो अगर मैं तज़किरा करूँ नस्र में उनके काम का, तो चूँकि बहुत जाने माने कॉलमिस्ट भी हैं, तो 11 अखबारी कॉलम के जो मजमूए हैं वो इनके शाया हो चुके हैं। सैर सपाटे के बहुत शौकीन हैं, तो 5 सफ़रनामे भी इन्होंने लिखे हैं, 2 तनकीदी किताबें भी इनकी हैं। और चूँकि इस मुल्क के 2 या 3 जो बड़े नामा निगार पैदा हुए हैं टीवी के हिसाब से, उनमें इनका शुमार होता है। तो 12 ड्रामे किताबी शक्ल में भी इनके मौजूद हैं। शेर में भी इनकी एक कमाल हैसियत है और 15 मजमूए, 1 2 नहीं 15 शेरी मजमूए अब तक शाया हो चुके हैं। आइंदा भी उम्मीद है। इनका जो काम है सिर्फ उर्दू में नहीं है, अंग्रेज़ी में तराजिम हो चुके हैं इनके काम के, इटालियन में हो चुके हैं, टर्किश में हो चुके हैं, अरबिक में भी हो चुके हैं। ख़ुद इन्होंने तर्जुमे किए हैं 6 अरबी शोरा, महमूद दरवेश और नज़र क़बानी समेत उनके तराजिम हुए हैं। इसके अलावा ब्लैक पोइट्री का तर्जुमा भी इन्होंने किया है, काले लोगों की रोशन नज़मों के टाइटल के हिसाब से। इसके अलावा भी बहुत काम है, मैं ख़ुद नहीं बताऊंगा वरना प्रोग्राम का वक्त निकल जाएगा। मुख्तसर सी बात है, अमजद इस्लाम अमजद हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। पहली बॉल मैं ही डालता हूँ कि जो पुरानी नस्ल है और आज की भी नस्ल है, अमजद का जो नाम आता है आज की नस्ल तो शायर के तौर पे ज़्यादा जानती है। मेरी जो नस्ल है या हम तीनों की इनफैक्ट इनके जहन में आता है जो आपने 80s में वारिस जो सीरियल लिखा था वो, और फिर उसके बाद समंदर पीटीवी पे जो सीरियल था वो आपके नाम के साथ जुड़ गया है। फिर आपने ज़ाहिर है कि मुसलसल आप लिखते चले गए, लेकिन पीटीवी के लिए आपने कोई 20 साल पहले लिखना बंद कर दिया जी। और जो प्राइवेट चैनल्स थे उनके लिए भी आपने कोई 13-14 साल पहले, 15 साल पहले लिखना बंद कर दिया। ये उन्होंने कहा हमें अमजद नहीं चाहिए या अमजद ने कहा कि ये नहीं चाहिए मुझे? नहीं जी, कहा तो मैंने ही अच्छा। नहीं चाहिए मुझे। उसकी वजह मेरे ख्याल में आप जैसे अब आपसे तो बिल्कुल छुपी हुई नहीं है कि जो एक सेठ कल्चर आया हमारे ये टीवी चैनल जब बहुत सारे आए, तो उसमें एक वो जो एक थी ना जी, एक मुनाफाखोरी कह लीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो पहले जिनके साथ अखलाकियात जमालियात वाबस्ता थी वो सिर्फ प्रोडक्ट बन गई। अब वो जो प्रोडक्ट की जो है काउंटर पर सेल, उससे वो उसकी अहमियत का अंदाज़ा करते थे और करते हैं, बल्कि अभी तक कहना चाहिए। तो वो मेरे वारा नहीं खाता था, इसलिए कि मैं समझता हूँ जिन ड्रामों के आपने नाम लिए जिनकी वजह से लोग जो हैं अब भी मुझे मोहब्बत से याद करते हैं, तो मेरा ज़मीर ये कहता था कि अगर मैंने ये पैसे कमा लिए वाले जो बहुत ज़्यादा थे, यानी इन ड्रामों से बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसके बाद वो जो मेरे लिए अच्छे लफ्ज़ बोलने वाले लोग हैं मैं उनको खो दूंगा। तो मैंने कोशिश की उनको प्रिजर्व करने की। लेकिन अमजद साहब, अगर हम सिर्फ वारिस की बात करें तो जी वो तो कमर्शियल हिट भी तो था ना जी, मतलब हमें याद है। तो जाहिर है दोनों चीज़ों को साथ साथ ही चलना है। तो अगर वो प्रोडक्ट कामयाब हो सकता था तो बाकी में क्या मसला था? उनकी समझ में नहीं आता ना, ये उनकी हमारी समझ में तो आता है। लेकिन आप ये तो कह सकते थे ना कि सर ये तो बिका है तो ये भी बिक जाएगा। हाँ जी, असल में वो बात इसी तरह करते हैं कि जी जैसा आप जो आप कहेंगे वो होगा, मगर होता ये है कि अब बीच में बहुत सारे आड़ती बहुत आ गए हैं। देखिए पीटीवी में जब ड्रामे लिखे जाते तो एक खूबी उनमें बहरहाल थी कि उसमें आपका कांटेक्ट जो है वो डायरेक्ट उस बंदे से था जिसने उसको आप तक पहुंचाना है। तो बीच में ये बहुत सारा चेन ऑफ कमांड क्लियर नहीं होता था। अब होता यही है कि वो जो मोर लाइक टू द किंग वाले लोग हैं, अब वो सेठ को बताते हैं जी कि हम आपको बताते हैं कि ये नाम बड़ा आप ले लें
और हम आपको ज़्यादा मुनाफे वाला ड्रामा बना के दिखा देंगे। दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते चूँकि, तो इसमें दो ही ऑप्शंस आपके पास हैं, या आप हथियार डाल दें या आप एक तरफ हो जाएं। तो वो मैंने जो फैसला किया वो ये है कि मैं एक तरफ हो जाता हूँ, क्योंकि इनके साथ इस सूरत हाल में काम मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि मैं वो लोग भी खो दूंगा जो मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किए। अब जो राइटर्स लिख रहे हैं इतने सारे चैनल्स के लिए, वो उनके पेश नज़र ड्रामा कितना है? असल में देखें वसत, मेरे ख्याल में कैटेगोरिकली शायद किसी भी एज ग्रुप को या किसी को ब्रैकेट करना मुनासिब नहीं हो। अब भी मैं समझता हूँ कि अच्छे लिखने वाले अब भी हैं और अच्छा लिखना चाहने वाले उनसे ज़्यादा हैं, लेकिन अच्छा लिख बहुत कम रहे हैं बावजूद। तो अब मौजूदा ज़माने में आप देखें कि जो टेक्नोलॉजी आज के ड्रामा राइटर या एक्टर या डायरेक्टर को मुयसर है, वो आज से 40 साल पहले नहीं थी। ये बहुत बेहतर है। एक्टर भी हमारे बहुत अच्छे हैं, नए बच्चे जो आते हैं, राइटर भी कहीं कहीं बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन ओवरऑल जो मैंने आपसे किया ना, ओवरऑल चूँकि इसको इस वक्त ड्रामे को कंसीव ही किया जा रहा है एक सेलेबल आइटम के तौर पे, हालांकि कमर्शियलिज्म होना चाहिए, जाहिर है ड्रामा बनाया कमर्शियल होना चाहिए उसको, लेकिन कमर्शियल होने में और चीप होने में जो शायद फ़र्क है, उसको अगर ठीक कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि अब भी जो लोग लिख रहे हैं काफ़ी फील्ड में हैं, अब भी बहुत टैलेंट है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने इनकार किया, एक बहुत बड़ा नाम है ड्रामे का हमारे मुल्क में, उनसे क्या, वो जिसे कहते हैं ना ऊँट की कमर पे आखिरी तिनका, वो क्या था कि आपने कहा नहीं यार ए फील्ड होने छाड़ दो? जी, दो हिस्से हैं। मैं एक देखें, एक था पीटीवी का। पीटीवी में ये हुआ एक बड़ी लंबी सी कहानी, मगर मैं उसको मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ कि पीटीवी जब ये बना ना जी 64 में, उस वक्त पाकिस्तान में जो लिखने वाले थे वो 3 जगहों पे पाए जाते थे, फिल्म में, थिएटर में, रेडियो पर। ठीक है। इनमें कुछ लोग थे जो अपने अपने मीडियम से मुतमईन नहीं थे, वो बेहतर राइटर थे, उनको बेहतर एवेन्यू चाहिए था। इत्तेफाक से टीवी ने आके वो बेहतर एवेन्यू खोल दिया, दे दिया। चुनाचे सारा टैलेंट आप देखेंगे एकदम उधर चढ़ा। उससे हुआ कि देखते ही देखते टीवी एकदम उसका स्टैंडर्ड भी राइज हो गया, पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई, और उसमें जो लोग भर्ती हुए उनमें पैशन ज़्यादा था, शौक़ ज़्यादा था। ये बाद में जो ग्लैमर स्लैमर और ये आई, ये चीज़ें बाद में आई हैं। अब हुआ ये कि पीटीवी ने एक खराबी गलती की, जो मैं उनके सामने भी कहता था, इसलिए मुझे बाद में कहने में भी कोई नहीं है, कि मैंने उनसे ये बताया था कि देखो एक्सेप्शन से रूल्स नहीं बना करते। ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन थी कि इतना टैलेंट एकदम आ गया टीवी में, अब इसको रूल ना बनाओ, अब राइटरों को आप कल्टिवेट करो, उनको बनाओ, ताकि वो उन्होंने नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि वो जो एक पहली जनरेशन थी जिसमें अशफाक साहब, कमार रिजवी, बानो आपा थे, दूसरी में मैं और सीना मोइन, असगर, हमीद कश्मीरी, ये लोग थे। ये जब लोग ख़त्म हुए तो इनके पास उस तरह के जो राइटर वाला था ग्रुप, वो ख़त्म हो गया, और एकदम मार्केट इतनी खुली हो गई कि पहले उनको 6 राइटर चाहिए थे, अब उनको 40 राइटर चाहिए। समझ गए। तो उसमें यह हुआ कि 10-12 जो दरमियाने दर्जे के राइटर थे वो तो चल गए, इवन देन 20 और चाहिए थे। मतलब कि आपने फल खा लिए लेकिन आपने मजीद दरख्त नहीं लगाए, वो नहीं लगाया। तो अच्छा साहब, इस पे मैं थोड़ी सी, ये आपने बात की कल्टिवेट करने की, ठीक है, आप तो एक इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहे हैं, ज़ाती तौर पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ, राइटर अपने आप को कैसे कल्टिवेट करता है? अच्छा, इसमें दो चीज़ें, और अक्सर लोग ये सवाल शायद आपसे पूछते होंगे, कभी कभी गलती से, पता नहीं क्यों मेरे से भी पूछ लेते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो आइडिया और इंस्पिरेशन, ठीक है। अब आइडिया बहुत लोगों के पास आते हैं, वो उसको किसी शक्ल में नहीं ला सकते, तो ये जो डिसिप्लिन का मामला होता है, क्योंकि ज़ाती तौर पर मुझे बड़ा मसला होता है, कुछ बंदा लिखने बैठता है तो दुनिया के हर एक काम याद आ जाता है ठीक है ना, कि यार ये भी करना है, वो भी करना है। आप डेडिकेट कैसे करते हैं, मतलब आपकी टेक्निक क्या है? लेकिन मैं आपसे अर्ज करूँ, 2 बातें हैं जी। एक तो मेरा वो है टैलेंट कह लीजिए या एक्सप्रेशन, जिस पे मेरा अपना कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, वो जैसे मेरी पोइट्री है, उस पर कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं। लेकिन मेरी कॉलम राइटिंग और मेरा ड्रामा ये निस्बतन ज़्यादा कंट्रोल में है, क्योंकि ये एक असाइनमेंट होती है, एक टाइम उसके लिए। तो एक तो मैंने ये किया जी कि मैंने वारिस के बाद, चूँकि मैं एकदम मशहूर हो गया तो मेरी मार्केट भी बढ़ गई, और वो, लेकिन आप देखें कि मैंने 20 साल में टीवी पर 9 ड्रामे लिखे हैं, और हर ड्रामे में 2-2 साल का, मतलब फैक्ट्री नहीं खोली। तो
वो मैंने वो वक्फा बरकरार रखा है। तो अब क्या उन दिनों में भी जब कि मेरी डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी। तो एक तो सवाल आपके का जवाब ये है कि मैंने कोशिश की कि मैं 6 महीने तो मैं रिलैक्स करता था इस ड्रामे के। सही है। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट का जो है उसका 6 महीने में स्टडी करता था कि मुझे अब करना क्या है, और फिर 6 महीने में लिखता था। वारिस से पहले ये कैसे कंसीव किया आइडिया, और जब आप लेके गए तो इमीडिएटली एक्सेप्ट हो गया कि बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, या उसमें भी तगोदो करनी पड़ी? नहीं, इसकी मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ। हुआ ये कि हमारी सारी नस्ल जो है, अभी मुसद से भी हम बात कर रहे थे, हम लोग जो आए लिटरेचर की तरफ, चाहे हमारा फील्ड जो भी था एजुकेशन में, लेकिन एक शौक़ था, तो हम आसान और ऐसे राइटर्स के ज़रिए आए जिनकी बात समझ में आ जाती थी। ठीक है। मसलन शायरी में सैर उद्यानवी फ़ौरन समझ में आ जाता था, फैज़ साहब देर से समझ में आते थे, इसलिए सब लोग उससे शुरू हुए। इब्ने सफ़ी जल्दी समझ में आ जाता था, शफीक रहमान जल्दी समझ में आ जाते। तो हमारी तकरीबन सारी नस्ल जो है वो इन्हीं लोगों के ज़रिए फिर आगे उनकी डेवलपमेंट होती है। तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि हम लोग जब यूनिवर्सिटियों में आए तो ये वो ज़माना था कि जब नए दरीचे खुलने शुरू हुए कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। इससे पहले ब्रिटिश इंडिया में एक ही खिड़की थी, और वो ये थी कि अंग्रेज़ जो हमें दिखाता था, उनका एजुकेशन सिस्टम हो या मीडिया हो, या सिर्फ उन कॉलोनीज वही जानते थे वो लोग। फिर जब रशियन ये आया इनकलाब और तरकीब पसंद तहरीक, उससे ये हुआ कि एक पैरेलल सोच भी आई कि नहीं यार, एक और भी तरीका है लोगों के जिंदा रहने का। तो फिर उम्र भी हमारी कम थी, वो जोशीला भी आदमी जरा उस वक्त ज्यादा होता है, सुर्ख होगा एशिया। तो फिर यूनिवर्सिटी में जो हमारे साथी थे उनमें कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स के लड़के, वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बने। उनका जो लाइफस्टाइल था, उनका जो देखने का तरीका था, उनका जो सोचने का तरीका था, बुढ़ेरे का 4 उनके साथ गार्ड होते थे हॉस्टल में। तो एक वो चीज़ थी, और दूसरा थ्योरेटिकली टॉल्स्टॉय को, दोस्तोयेवस्की को, चेखोव वगैरह को पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि ये पहला वक्त ज़माना था जब उर्दू में ये ट्रांसलेट हुए 60s में, और बड़े आसानी से अवेलेबल भी थे, बड़े सस्ते में। तो वो 2-3 चीज़ें जो हैं वो उस कच्चे पक्के ज़हन में मेरे मुरतब होती रहीं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रेंथन होती रहीं। शायरी पे हम आएंगे आखिर में। हाँ। आपने जो काम किए ज़िंदगी में, एक तो आपने तदरीस की जी, और 97 तक आप पढ़ाते रहे। उसके बाद फिर आप डायरेक्टर जनरल उर्दू साइंस बोर्ड बन गए। उसके बाद आप डायरेक्टर करिकुलम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड रहे 4 साल। मैंने बचपन से, मैं चूँकि पीले स्कूल की पैदावार हूँ और इन्हें भी शायद एक्सपीरियंस हुआ हो, वही लकीर का फ़कीर निसाब, जिसमें ये पूरी कोशिश की जाती है कि बच्चा भाग जाए, किताब खोले और उसके बाद भाग जाए, और उसको घसीट के उस किताब को घोल के पे लाया जाए। इन 4 सालों में आपने टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर की जो दुनिया थी, जो बिल्कुल जामद, दीमक लगी हुई, मकड़ी ज़दा, उसमें जाके क्या सोचा और कुछ तब्दील करने की कोशिश की? अच्छा देखिए, मैं बड़ी दिलचस्प आपको बात बताऊं। पहले मैं भी, जब मैं बाहर था, मैं पढ़ाता था, तो उस जो किताब थी निसाब की, उसमें मैं बहुत कुड़ता था कि ये क्या किताब इन्होंने पढ़ाई, और मैं क्या बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तो साहब है ये कहा। तो उस ज़माने में भी मैंने कुछ लिखा विखा भी और बातें भी की कि भाई ये जो मैट्रिक के बाद के 2 साल हैं, ये अभी इस बच्चे ने अपना ज़िंदगी का रास्ता लेना है, डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, तो इसको आप फंक्शनल उर्दू सिखाओ, उर्दू लिखना पढ़ना सिखाओ, लिटरेचर उस पर ना ला दो, क्योंकि लिटरेचर ज़रूरी नहीं है कि इसका आगे हो। मगर वो इत्तफाक से और बदकिस्मती से यूँ कहिए कि हमारे जितने भी करिकुलम बनाए गए, ख़ुसूसन उर्दू से मेरा ताल्लुक़ है इसलिए मैं, वो सारे लिटरेचर ओरिएंटेड थे, और वो बहुत बड़ी गलती थी जिस पर मैं उस ज़माने में भी कहता था। लेकिन जब मैं खुद आया वहाँ, तो मैंने ये देखा कि उस वक्त ये फेडरल सब्जेक्ट था, और सूबों को आप यूँ समझिए कि उनकी नुमाइंदगी जो है वो सिर्फ ठप्पा लगाने वाली ना होने के बाद होती थी। ठीक है। अब मैंने वहाँ जाके मैंने कोशिश की कि भाई ये इसको थोड़ा सा वाइडन करो, इसको ज़रा बेहतर करो, चीज़ें जो है वो वफाकी बनाओ, लोगों को बताए। तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपके साथ कोई खड़े होने वाला, क्योंकि ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा होते हैं। जाहिर है, अगर कोई ब्यूरोक्रेट आ गया है आपका, वो लगा हुआ, वो यही कहता है, वो आंख मार के ये कहता है यार आराम से बैठते जो, क्या तकलीफ है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हुई, और मैं समझता हूँ कि मेरे पूरे जो कैरियर है, नौकरी जब मैंने की, ये 4 साल मेरी कैरियर का सबसे तकलीफ दह हिस्सा थे।
तो बाकी मेरा बड़ा ठीक, क्योंकि ये इसलिए तकलीफ दे हिस्सा थे कि अब मुझे जब आप को पता है कि ख़राबी कहाँ है और आप उसको दूर नहीं कर सकते, तो वो जो परेशानी होती है या अग्नि, वो बहुत बिल्कुल। फिर भी कुछ ना कुछ तो बदला होगा, चाहे इतना सही कुछ ट्राई की। जी कुछ ना कुछ तो यकीनन बदलता ही है उसे। लेकिन हुआ ये ना, अब देखें मैं अभी बात कर रहा था, हमारे मुल्क में एक रिवाज बना हुआ है कि दुनिया भर का मलबा उठाकर ज़ियाउल हक पे डाल दो। ये तो है। अब ऐसे लगता है कि ज़ियाउल हक से पहले शायद इस मुल्क में हर चीज़ थी, वो तो बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं कि ज़ियाउल हक ने उन खराबियों को एक नई शक्ल दे के बहुत बढ़ा दिया, मगर ये सारी खराबियाँ उसकी पैदा की हुई नहीं थी, ये हमारे सिस्टम की खराबियाँ बहुत सारी थी। अब हुआ ये कि मैंने सवाल किया जो महाअफसरान थे कि जनाब ये जो सिलेबस बनाया ज़ियाउल हक के ज़माने में, ये ज़ियाउल हक ने ख़ुद तो नहीं बनाया था, ये हम जैसे ही कुछ लोग थे ना, सो कॉल्ड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, जिन्होंने बैठ के इस्लाम हर चीज़ में डाल दिया। और फिर आपने ये फील किया कि भाई इसमें कुछ जगह पे ये गलत है, यहाँ नहीं होना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। आप उसको, लेकिन अब आपने कहा उसमें मुशर्रफ साहब आ गए, उन्होंने अपनी रोशन ख्याली, अब उन्होंने ये कहा कि जिस असूल की बुनियाद पर इस्लाम डाला गया था उसी असूल की बुनियाद पर रोशन ख्याली डालो, तो ये तो एक गलती का जवाब दूसरी गलती से देने वाला हुआ। तो मैंने कहा भाई ये नहीं करें। उस ज़माने में जो लोग थे उनको चाहिए था कि वो बताते एजुकेशनिस्ट कि जी देखें ये यहाँ तक तो ठीक है, इस चीज़ को आगे नहीं। इसी तरह अब चाहिए, मैंने कहा अब इस वक्त हमसे पूछा जा रहा है तो हमें इतना हौसला होना चाहिए कि हम मुशर्रफ साहब को या उनके सोच वाले लोग उनको बताएं कि भाई रोशन ख्याली बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें इनके अलावा भी हैं, तो इन दोनों को आपस में कोई ब्लेंड जो है वो किया जाए। लेकिन ये बात किसी को पसंद नहीं। मैं अक्सर देखता हूँ इब्न इंशा साहब का, मैं एक मौसम का हाल पढ़ा था 1973 में लिखा, वो लगता है कि जैसे आज ही के बारे में लिखा गया, तो एवरग्रीन ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो सिस्टम की आपने बात कर ही दी, तो हमारे मुल्क में क्यों कुछ नहीं बदलता? जाहिर है आप भी इनकलाबी रहे 60-70 की दहाई में बहुत ज़्यादा। अब क्या है कि हम घूम के 10-20 साल बाद वहीं खड़े होते हैं जहाँ से वो सफ़र शुरू होता है? असल में देखें बात ये है कि अगर हम थोड़ा सा ठंडे दिल से इसको देखने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि इंसानी तारीख़ में एक एवोल्यूशन होता आया था। यानी मुसलमानों ने, आप देखिए कि 8वीं सदी में जब ये आए तो उस वक्त का जो मौजूद इल्म था वो इन्होंने ट्रांसलेट किया अरबी में, और उसके बाद ऑब्जर्वेटरीज बनाई मुख्तलिफ तरह के, तो लोग जो हैं आगे की तरफ मुआशरा जा रहा था। जिस वक्त हमने उस आगे की तरफ जाने वाले सफ़र को रोका तो हिस्ट्री ने अपना फ़ैसला किया, जो हमेशा करती है कि देखो, और हमारा दीन भी यही कहता है कि देखो जो अगर तुम अपनी ड्यूटी खुद नहीं करोगे तो मैं ये किसी और को दे दूँ। यही हिस्ट्री का फैसला भी होता है कि जो कौम अपने वक्त पे अपना काम नहीं करती उसको वो रिप्लेस हो जाती है। हम लोग 12वीं-13वीं सदी में रिप्लेस हो गए, अपना गैलीलियो साहब आ गए, कोपरनिकस, ये वो, और उसके बाद आ गया प्रिंटिंग। अब देखें कि मुस्लिम वर्ल्ड में उस वक्त सल्तनत उस्मानिया सबसे बड़ी थी, सल्तनत उस्मानिया में बैन कर दिया गया प्रिंटिंग प्रेस को। हाँ, अब ये जो एटीट्यूड था, ये मैं समझता हूँ कि ये वो पॉइंट है जहाँ से हमारा माशरे और दुनिया के हमने रेफॉर्मेशन को हमने रोका। पहला कुरान इटली में छपा इसलिए कि सल्तनत उस्मानिया में प्रिंटिंग प्रेस, रेनेसां को हमने रोका। तो उससे ये हुआ कि हमने रोक तो लिया मगर दुनिया तो नहीं रुकना था ना। अब होते 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 उन लोगों ने अपनी गलतियों से सीखा, अपने मुआशरों को बेहतर किया, हमें लूटा बूटा बहुत कॉलोनी, लेकिन अपने मुआशरों को इस्टेब्लिश किया, वहाँ एजुकेशन लेकर आए, हर बंदे को सोशल सिक्योरिटी के लेकर आए। उससे उनके मुआशरों में उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो उसकी लेवल भी बढ़ गया, और हमने उसके मुकाबले में जो जी अपनी एक इंटरेस्टिंग बात से बात करता हूँ कि ये जो जिस तरक्की की आप बात कर रहे हैं ना, ये सियासी आज़ादी के साथ भी जुड़ी हुई है। क्योंकि सल्तनत उस्मानिया में प्रिंटिंग प्रेस क्यों बैन थी? इसलिए नहीं कि उनको किताबों से नफरत थी, ठीक है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट या रियासत के खिलाफ सवाल उठे, कोई चीज छापे, सवाल उठे, और हमारी जो मोनोपोली है इंफॉर्मेशन पर वो कोई इल्म तो सवाल उठाता है। देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ, देखें ब्रिटिश हिस्ट्री का मैं थोड़ा सा स्टूडेंट रहा हूँ बीए में। ऑलिवर जो क्रॉमवेल था, क्रॉमवेल ने आके वही काम किया जो आजकल के ज़माने में जो डिक्टेटर हमारे करते फिर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको हैंडल कैसे किया। असल में देखने वाली चीज़ ये है कि ब्रिटिश सिस्टम ने उसको हैंडल कैसे किया।
और बाकी जहाँ तक जहालत की ये है, मैं अभी हम बात कर रहे थे कि जॉन ऑफ आर्क को हमने नहीं जलाया था, उन्होंने जलाया था, वो भी हमारे जैसे जाहिल थे, लेकिन उन्होंने सीखा, इससे सीखा। और एक बहुत अच्छा काम जो मैं हमेशा सोचता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, कि हमारे जो फातहीन थे, वो फातहीन के ज़माने में सब एक जैसे ही होते हैं, उन्होंने लूटा या फतह किया या हासिल किया और अपने महलों में और अपनी हरम सराओं में ले गए। इन्होंने जब लूटा तो इन्होंने अपने मुआशरे में डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको अपने एजुकेशन सेक्टर में ले गए, अपने दूसरे, और यूँ उनके यहाँ ऐसे जो है मौके पैदा होते गए, जब टैलेंट जो है या नई सोच जो है उसको रास्ता, उससे वो अमीर होते गए, यानी सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, अदरवाइज हर एतबार। हम लोग जो हैं तकरीबन 600 साल हम उस डायलेमा में रहे कि हम बहुत बड़ी कौम है, 150-200 साल हम अंग्रेज़ की डायरेक्ट गुलामी में रहे, उसके बाद पाकिस्तान बना है। तो ये जो 600-700-800 साल का हमारा इज्तिमाई एक इलाज हो रहा है, उसके कुछ प्रॉब्लम हैं जो हमें मानने चाहिए, अगर कि हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। मगर देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर हम में से किसी का बाप कर्जा छोड़ के दुनिया से चला जाए, चाहे उसने वो कर्जा जो है वो जो जुए में क्यों ना लगाया हो, मगर हमें उसकी औलाद दे, हमें वापस तो कर रहे हैं ना। ये तो है। तो कमल वो मुझे यही लगता है कि शायद कौमों में भी यही होता है कि कुछ 600-700 साल काम नहीं किया, सूद भी बहुत ज़्यादा है, हाँ, वो सारा जो जमा हो गया, अब वो हम माने या ना माने हमें वापस तो करना है। तो इसलिए उसको वापस करने का एक ही तरीका है। और जो मैं समझता हूँ कि वो जो कहा गया ना, जो आमतौर पर कहा जाता है कि हिकमत मोमिन का गुमशुदा माल है, ये जहाँ से मिले ले लो। मुझे इसमें जो सबसे खूबसूरत लफ्ज़ लगता है वो जहाँ से है, इसमें कहीं कोई क्या नहीं, जहाँ से भी है इल्म, तो हमें भी सीखना चाहिए कि ये मुआशरे कैसे इससे निकले हैं। तो अगर हम वो सीखें तो मेरे ख्याल में हमारा रास्ता तो रहेगा, लेकिन शायद ज़रा बेहतर आसान। अब अमजद इस्लाम अमजद जो शायर भी हैं, हाँ, उनसे बात कर लेते हैं। नस्र में तो बहुत बात हो गई, ये नस्र और नज़्म, इसमें प्यारा बेटा दोनों हैं? दोनों ही हैं, लेकिन जो पहलू ठीक है वो मेरी शायरी है। अच्छा। अब तो वक्त चूँकि कम रह गया है, लिहाजा अब मज़ीद फालतू बातें नहीं करूँगा। अब डायरेक्ट जो है आप अपने कलाम पे आ जाइए, जो भी आपके जहन में आता है। चलिए, एक तो मैं पहले छोटी सी एक नज़्म सुनाता हूँ, इत्तेफाक से उसमें वो बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाएंगी जो भी 10-15 मिनट में हमने की हैं। मैंने पोइट्री में भी कोशिश की उसको। इसको कहानी है हम लोग जी। दायरों में चलते हैं, दायरों में चलने से दायरे तो बढ़ते हैं, फासले नहीं घटते। दायरों में चलते हैं, दायरों में चलने से दायरे तो बढ़ते हैं, फासले नहीं घटते। आरज़ुएं जलती हैं, जिस तरफ को जाते हैं, मंजिलें तमन्ना की साथ साथ चलती। आरज़ुएं जलती हैं, जिस तरफ को जाते हैं, मंजिलें तमन्ना की साथ साथ चलती हैं। सुबह दम सितारों की तेज़ झिलमिलाहट को रोशनी की आमद का पेशबाब कहते हैं। वाह। सुबह दम सितारों की तेज़ झिलमिलाहट को रोशनी की आमद का पेशबाब कहते हैं। एक किरण जो मिलती है आफताब कहते हैं, और दायरा बदलने को इनकलाब कहते हैं। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये जो दायरा बदलने को इनकलाब कहना, जब तक हम नहीं, आपने बहुत खूबसूरती से समाप्त कर दिया पूरा जो एक नज़्म में आपको और सुना, वो हम सब का मुश्तरका वो भी सब्जेक्ट है, उसका उन्वान है सेल्फ मेड लोगों का अलमिया जी। अरे ये तो बड़ी मदद है आपको कि रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है, रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है। ज़िंदगी के रास्ते में बिछने वाले कांटों को राह से हटाने में, एक एक तिनके से आशियाँ बनाने में, खुशबुएँ पकड़ने में, गुलसितां सजाने में, उम्र काट देते हैं, उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल मार देते हैं। उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल मार देते हैं। ये नहीं कि इनको इस रोज़ो शब की काहिश का कुछ सिला नहीं मिलता, ये नहीं कि इनको इस रोज़ो शब की काहिश का कुछ सिला नहीं मिलता। मरने वाली आंसुओं का खून बहा नहीं मिलता। ज़िंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियाँ हैं, सभी हाथ आती हैं, सभी मिल भी जाती हैं, वक्त पर नहीं आती, वक्त पर नहीं। वाह वाह वाह। जिंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियां हैं, सभी हाथ आती हैं, सभी मिल भी जाती हैं, वक्त पर नहीं आती, वक्त पर नहीं मिलती। यानी इनको मेहनत का
अजर मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त किस्त हो जाए। वाह वाह, यानी इनको मेहनत का जबरदस्त। अजर मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त किस्त हो जाए। असल जो इबारत हो पस नविश्त हो जाए। वाह, असल जो इबारत हो पस नविश्त। आखिरी शेर है इसका कि फसले गुल के आखिर में फूल इनके खिलते हैं। फसले गुल के आखिर में फूल इनके खिलते हैं, इनके सेहन में सूरज देर से निकलते हैं। क्या इनके बात सेहन में है, सूरज क्या बात है, क्या बात। देर से निकलते हैं। समीउल कासिम की कोई नज़्म थी, वो अगर आपके जहन में हो। ये असल में वो जो पैलेस्टीन उसमें डिसीजन में हम देखा ना, वो ये इसको जंग हजीरान कहते हैं, जून में हुई थी 67 में। तो उसके रिएक्शन में जो शायरी हुई पैलेस्टीनियन शायरों बहुत कमाल की थी। तो समीउल कासिम की एक नज़्म है, उसके 5-6 हिस्से हैं। उनका एक छोटा सा हिस्सा मुझे याद आ जाता है, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो उनके लिए भी इतना ही ठीक है जितना हमारे मुआशरे के लिए है कि एक दिन इन लहू में नहाए हुए बाजुओं में नए बालों पर आएंगे। वाह, एक दिन इन लहू में नहाए हुए बाजुओं में नए बालों पर आएंगे, वक्त के साथ सब घाव भर जाएंगे, वक्त के साथ सब घाव भर जाएंगे। इन फ़ज़ाओं में फिर उस परिंदे के नगमे बिखर जाएंगे जो गिरफ्ते ख़ज़ां से परे रह गया और जाते हुए सुर्ख फूलों के कानों में ये कह गया, एक लम्हा हो जा एक सदी दोस्तों, मुझको टूटे हुए इन परों की कसम, इस चमन की बहारें मैं लौट आऊँगा, फासलों की फसीलें गिराता हुआ मैं ज़रूर आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। वाह वाह वाह। एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल मैंने लिखी। उसके मतलब में मुझे एक बड़ा लगता है, मैं दिल में सोचता हूँ अशफाक साहब जिंदा होते हैं तो मैं उनको सुनाता, क्योंकि मेरी उनकी बड़ी इस बात पे गुफ्तगू होती थी कि लिटरेचर में बाद औक़ात फिज़िक्स और मेटाफिज़िक्स जी एक ही मिकदार में कैसे इकट्ठी हो सकती है। तो वो एक मतलब मैंने लिखा, तो मुझे लगता है कि वो शायद इस फार्मूले पे पूरा उतरा है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ, वो भी कहीं सुन रहे होंगे। तो वो कुछ इस तरह से उस शेर को कहेंगे कि कैसी गहरी बात मिली है हमको एक दीवाने से, कैसी गहरी बात मिली है हमको एक दीवाने से, सारी गिरहें खुल जाती हैं एक गिरा खुल जाने से। वाह वाह वाह। कैसी गहरी बात मिली है हमको एक दीवाने से, सारी गिरहें खुल जाती हैं एक गिरा खुल जाने से। खामोशी से फैल रहा था चारों जानिब सन्नाटा, खामोशी से फैल रहा था चारों जानिब सन्नाटा, कैसे सब कुछ बदल गया है एक आवाज़ लगाने से। वाह, कैसे सब कुछ बदल गया है एक आवाज़ लगाने से। और ये शेर देखिएगा कि क्या है अब जो नस्ल नौ ने हमको हंसकर टाल दिया, क्या है अब जो नस्ल नौ ने हमको हंसकर टाल दिया, हम भी कब उस दौरे जनू में समझे थे समझाने से। क्या है अब जो नस्ल नौ ने हमको हंसकर टाल दिया, हम भी कब उस दौरे जनू में समझे थे समझाने से। और एक जनाब अली का कॉल है, उसको मैंने कोशिश की है शेर बनाने की। ये बंदे आपने बहुत सारे देखे होंगे जो जिनके मैं जिक्र करने लगा हूँ कि वो कुछ इस तरह से है कि ताकत और दौलत का नशा बस इसको जाहिर कर देता है। वाह, ताकत और दौलत का नशा बस इसको जाहिर कर देता है, वरना किस्मत कब बदली हालात के बदले जाने से। वरना किस्मत कब बदली हालात के बदले। और इसका आखिरी शेर है कि पहले वो खामोश रहा फिर यकदम शोले पहन लिए, शोले पहन लिए। पहले वो खामोश रहा फिर यकदम शोले पहन लिए, हमने एक दिन पूछी थी एक बात किसी परवाने से। वाह, हमने एक दिन पूछी थी एक बात किसी परवाने से। तो ये एक ताज़ा गज़ल थी, ये मैंने आपसे। और एक नज़्म में बच्चों को नौजवानों को आमतौर पे सुनाता हूँ, छोटी सी नज़्म है, वो थोड़ा सा उनको इंस्पायर करने के लिए। उसका उन्वान ही है जी कि करो जो बात करनी है, करो जो बात करनी है, अगर इस आस पर बैठे कि दुनिया बस तुम्हें सुनने की खातिर गोशबर आवाज़ होकर बैठ जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। करो जो बात करनी है, अगर इस आस पर बैठे कि दुनिया बस तुम्हें सुनने की खातिर गोशबर आवाज़ होकर बैठ जाएगी,
तो ऐसा हो नहीं सकता। ज़माना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर वाह, किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। ज़माना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। बिठाओ लाख तुम पहरे, तमाशा गाहे आलम से गुजरती जाएगी खलकत, वाह, बिना देखे बिना ठहरे। बिठाओ लाख तुम पहरे, तमाशा गाहे आलम से गुजरती जाएगी खलकत, बिना देखे बिना ठहरे। करो जो बात करनी है, करो जो बात करनी है। वाह वाह वाह। गुफ्तगू कहाँ तक आदमी करे, तिश्तगी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। कंक्लूजन कर लेते हैं, कंक्लूजन भी क्या करें। तो जनाब अगली नशिस्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, क्योंकि ये तो इंशाल्लाह बार बार आएंगे हमारे साथ। खुदा हाफ़िज़।